हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो साइंस का सब्जेक्टिव जो 40 नंबर का होने वाला है उसको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स का भी। हम लोग फिर अभी जो फिलहाल अभी फिजिक्स देखेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी देख लेंगे। और फिजिक्स में बस इतना ही पढ़ना है। इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। अगर फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो इसी के अंदर से आने वाला है। साथियों, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का तैयारी फुलफिल हो चुका होगा। रिवीजन के लिए क्वेश्चन हम आप सभी के सामने लेके आ रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा करके, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए साथियों चलते फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ गए हम लोग, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। ये वीवीआई प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए समतल दर्पण अपने भाषा में भी लिख सकते हैं या फिर आप जैसे चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब सदैव आभासित का सीधा होता है समतल दर्पण में। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा हुआ होता है। और चौथा पॉइंट लिखिएगा, प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, वाहन में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य के रूप में वरीयता क्यों दिया जाता है। जो आपके वाहन है उसमें पश्य दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण को ही क्यों मायने दिया जाता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्यों जरूरी है, जो आप देखते हैं साइड मिरर के रूप में, जो आपके बाइक में जो पीछे देखने के लिए जो शीशा का प्रयोग किया जाता है उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। और ये छोटे बड़े चीज़ को छोटा करके दिखाता है, मतलब कि बहुत चीज़ों को इसमें दिखा सकता है। ठीक है ना। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के उपयोग साइड मिरर के रूप में किया, मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में देखने का सामर्थ्य होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी वीवीआई प्रश्न है। तो तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इस बात को याद रखिए, 1 नंबर में पूछ सकता है या 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरण इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कभी विचलित और कभी कभी अधिक विचलित हो जाती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचती है तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते हुए नज़र हम लोगों को आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए और आप वायुमंडलीय अपवर्तन को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों लिख के ले लो जो हम बता रहे हैं आप सभी को। ठीक है, कि दो प्रश्न आप सभी को बताने वाले, 2 में से तो एक फिक्स है कि आ गया एग्जाम में। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसे कैसे दूर किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सचित्र वर्णन करें, इस दोष को दूर करने का क्या तरीका है, ये भी आप सभी कुछ बता दें। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए इसमें दिया हुआ साफ साफ दिया हुआ है, कहता है कि दूर की वस्तु को जो है उसकी आंख जो इस जगह पे आपका फोटो बनना चाहिए था, मतलब कि ये प्रकाश की लाइट यहाँ पे सब रेखा पहुँचना चाहिए था, नहीं पहुँचता है, बीच में ही रुक जाता है। तो दूर की वस्तु को इसको साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर की वस्तु को मतलब कि इस जगह पे पहुँचाने के लिए एक लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लेंस दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सी लेंस है, तो ये जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ता निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया। आगे आइए, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण है कि निकट दृष्टि दोष के कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबवा हो जाना। ठीक है, निकट जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता होता है वो अधिक
अत्यधिक हो जाता है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। ठीक है, यही उसका कारण दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का जो उत्पन्न होता है इस कारण है। संशोधन इसमें से आप सभी को बताया गया, अभी शुरू में बताया कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और इससे हम लोग दूर रखी वस्तु को एडजस्ट करके उसको आपके जो जहाँ पे रेटिना के ऊपर जाना चाहिए, रेटिना के ऊपर इस रेखा को पहुँचाएंगे और वहाँ से आपका चित्र बन जाएगा। ठीक है, आप ये सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन को टिक कीजिए, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 2 क्वेश्चन में से एक आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन में से एक आ ही गया है। समझिए, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इससे दूर करने की क्या उपयोगिता है वो सब कुछ बताना है आप सभी को। तो निकट दृष्टि दोष आप समझ गए कि सर दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते, उसको निकट दृष्टि दोष हाँ नहीं देख पाता, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जबकि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, समझिए। दीर्घ दृष्टि दोष होता है कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख पा रहा है लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा, उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, मतलब ये दृष्टिपटल के आगे बन रहा था, ये दृष्टिपटल के पीछे बन जाता है। ठीक है, समझिए आगे। निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, तो निकट दृष्टि दोष के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें लंबा हो जाना था, इसमें छोटा हो गया है। संशोधन क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जो चित्र में आपको दिखाया गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वैसे जब सामान्य जो निकट दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसका जो है रेखा वो जो है इस जगह पे बनता है, दृष्टिपटल आपका यहाँ पे उसके पीछे बन रहा है। लेकिन जब यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो ये आपका क्या होता है कि आपका सीधा दृष्टिपटल के ऊपर ही जाके पड़ता है, वहाँ पे जाके आपका एक फोटो बनता है या फिर आप कह सकते हैं कि दूर की वस्तु को सही सही देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका संशोधन था। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आप सभी का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, क्यों प्रकाश के परिकिरणन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के अत्यधिक मोटा परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग को अत्यधिक परिकिरण करते हैं। अत्यधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है, मतलब नीला रंग का अधिक होता है, लाल रंग का कम होता है। ठीक है, जिससे आंखों तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है और जब नीला नहीं पहुंच पाता लाल रंग ही पहुंचता है, जिससे हम लोग को लगता है कि सूर्य के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। समझ में आ गया कि क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है प्रकाश परिकिरणन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि सबसे जो लाल का तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, लाल रंग का परिकिरण बहुत कम, तरंगदैर्घ्य परिकिरण बहुत कम होता है, जबकि नीला का अधिक होता है। इसलिए लाल हम लोग के आंखों तक पहुंच जाता है, जबकि नीला अधिक होने के कारण दूर दूर तक बिछड़ जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग साथियों। और साथियों वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट में आपको एक 5 नंबर का एक प्रश्न बताने वाले हैं और वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छप रहा है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। 5 नंबर वाले एक प्रश्न आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और ये 5 नंबर आप सिर्फ इजी तरीके से आप ला सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। प्रतिरोधक क्या है, किसी चालक का प्रतिरोधक किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आप VBI ले लो लिख के कि ये आ सकता है, आपके 90% एग्जाम में आने के चांसेस है ये प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि साथियों आप अंत तक वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आंसर इसका देख लेते हैं। प्रतिरोधक क्या है। प्रतिरोधक पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। प्रतिरोधक क्या है, प्रतिरोधक पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका SI मात्रक ओम है। इसका SI मात्रक क्या है, ओम है। किसी चालक का प्रतिरोधक निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बात पर निर्भर करता है किसके ऊपर, चालक की मोटाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, ये प्रश्न जो है हमारे ख्याल से साथियों के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए इसमें से और क्वेश्चन ये आप सभी को बता दें, देखिए इसी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2 प्रश्न आपको बता दें, लास्ट में तक बताते हैं, लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए आप, लास्ट में बताते हैं कि 5 नंबर वाले एक प्रश्न को बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये प्रश्न 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्विच परिपथ
विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, ये मीटर एवं स्विच को दर्शाते हुए एक विद्युत परिपथ का आरेख बनाएं। ठीक है, ये 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सबसे पहले तो आपको विद्युत परिपथ बनाने के लिए क्या एक सेल का जोड़ेंगे आप इस तरीके से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये एरो का निशान उधर ही देंगे जिधर आप धनात्मक, जब प्लस वाले साइन इधर देंगे, माइनस वाले की तरफ से घुसिएगा। ठीक है, इधर से यहाँ पे देखिए धारा जा रहा है, यहाँ पे एक आप बल्ब को जोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ से आप एक धारा को मापने के लिए एक ये मीटर का प्रयोग करेंगे और स्विच दबाने के लिए मतलब कि स्विच को ऑन करने के लिए एक स्विच को जोड़ देंगे। ठीक है, इसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। इस पूरे रेखा को, इस पूरे कहानी को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है और फिक्स है कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, ये न्यूमेरिकल जो है ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। देखिए आपको 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम 3 प्रतिरोधक दिए गए हैं। इन प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोधक ये 6 ओम, इतना ओम और इतना ओम प्राप्त हो। तो देखिए साथियों, सबसे पहले ये नंबर में दिया हुआ है कि तीनों प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो 6 ओम प्राप्त हो गया, यहाँ से 6 ओम हो गया। ठीक है, इसमें है कि 3 प्रतिरोधक को पाशर क्रम में जोड़ेंगे तो 6/11 प्राप्त हो गया। चलिए बहुत अच्छा, ये याद रखिए, आज नहीं रखना, आपको तरीके देखना है हल करके। देखिए इसमें हमारे पास समय कम और जगह कम के कारण इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है साथियों कि लाइव सेशन जब हम लोग कर रहे थे उसमें लाइव सेशन में ये सभी बताया गया कि कैसे हम लोग निकालते हैं। और ये आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पता है कि पाशर क्रम, श्रेणी क्रम और पाशर श्रेणी कैसे जोड़कर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे दिया हुआ तीसरा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न VBI साथियों हमारे ख्याल से लग रहा है, इसीलिए आप इसे अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर वाले प्रश्न को अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 3 गुण को लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 3 गुण लिखना है। 3 गुण के जगह पर यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण जो है ये इंपॉर्टेंट है। 3 हो 5 हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बढ़ सकता है घट भी सकता है, बट ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये भी VBI प्रश्न है, छठा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए साथियों देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, ये बंद वक्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात या उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस और वहाँ रखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। पहला ये तो बंद वक्र होता है, ठीक, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, अर्थात उस दिशा को प्रदर्शित करेगा जिस ओर वहाँ उसे उत्तर ध्रुव, ठीक है, उत्तर ध्रुव गमन करेगी। और तीसरा पॉइंट है ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। ठीक है, जहाँ पे ध्रुव होती है, जैसे कि ये आपका ये हो गया मान लो। ठीक है, अब यहाँ से जब रेखा निकलेगी तो फिर सट रही है, यहाँ से रेखा निकलेगी फिर सट रही है, यहाँ से रेखा निकलेगी फिर सट रही है, यहाँ से रेखा निकल रही है। देखिए इस जगह पे घना हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे क्या होगा, घना होगा। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन देखिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम, ये हमारे ख्याल से साथियों कि वाम पूछा जाए या दक्षिण पूछा जाए, एक पूछा जाएगा। इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की लीजिए, बाएं हाथ अपना देखिए, सबसे पहले उसके तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हो जाए। उसको इस प्रकार से फैलाने के लिए कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ चित्र आप यहाँ पे। ठीक है, ये अंगूठा क्या कर रहा है कि इधर देखिए अंगूठा जो है ये जो है लंबवत जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा और ये धारा को प्रदर्शित कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे इस प्रकार फैला के एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो अंगूठा चालक की दिशा की ओर गति करता है। ये बात को दिखाना है। आप इस चित्र को छापिए या इस चित्र को, जब ये पूछा जाए तो इस चित्र को आप छापिए लिखने के बाद। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन मायने साथियों, सॉल्यूशन मायने नहीं है, सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम,
आदि दाहिने हाथ, उसमें बायां हाथ था, इसमें दाहिना हाथ है, उसी प्रकार से सेट करना है। अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, और ये चालक की धारा को और प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, और साथियों बात रही कि आप सभी को बता दें कि आपका जो 5 नंबर वाले बोल रहे थे कि 5 नंबर वाला फिक्स है, क्या आएगा, ये एक आएगा। तो आप सभी साथियों को बता दें कि ओम के नियम किसे कहते हैं, इसकी सत्यता की जांच करें। एक ये क्वेश्चन फिक्स है आपका, और एक और है कि श्रेणी क्रम या पाशर क्रम, ये दोनों प्रश्न फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। 3 में से एक 5 नंबर में पूछा जाएगा, और ये सभी प्रश्न बताए 3, 4, 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। साथियों फिजिक्स से बस इतना ही देख के जाना है और आप फोड़ के आना है। ठीक है, चलिए साथियों वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। चलिए साथियों फिर हम लोग केमिस्ट्री का लेके आते हैं, तब तक आप सभी से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।